नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो हैंग ना करे। वैसे इससे पहले 3-4 बार ऐसा हुआ कि वीडियो हैंग हो जाती है एंड के कुछ मिनट्स में। आई विल ट्राई कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन या हर्षित द्विवेदी वीडियोस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। एक और फर्जी टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, उसको मत ज्वाइन करिएगा। उसमें लगभग 1380 फॉलोवर्स हैं, इसमें लगभग 54,000 हैं। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा। साथ साथ हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप के या वेबसाइट में जाके www.harshitdwivedi.com में जाके लॉग इन करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पहली न्यूज पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक्सपोर्ट्स डिप अगेन, ट्रेड डेफिसिट हिट्स 5 मंथ हाई। ठीक है ना। तो भैया इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो मई के महीने में 10.3% गिरा है। लगभग $35 बिलियन पे आ चुका है। ये एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जो इंपोर्ट्स हैं वो भाई 6.6% गिरे हैं, $57.1 बिलियन पे आ चुके हैं। लेकिन ये $57.1 बिलियन माइनस $34.98 बिलियन कितना हो जाता है? लगभग हो जाता है आपका $22.1 बिलियन। ये ट्रेड डेफिसिट पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है और पिछले 8 महीनों में छठी बार ऐसा हुआ है कि जो एक्सपोर्ट का है गुड्स का, वो पिछले साल के कंपैरिजन में डिप हुआ है। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रेड या इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक को कंपेयर करते हो तो या तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हो या मंथ ऑन मंथ कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल, मई 2023 के डाटा को आप ज्यादातर केसेस में मई 2022 से कंपेयर करोगे या अप्रैल 2023 से कंपेयर करोगे। तो व्हेन कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर डाटा, मई 2023 के एक्सपोर्ट्स को जब आपने मई 2022 से कंपेयर किया तो भैया आपको डिक्लाइन देखने को मिला। कितना डिक्लाइन देखने को मिला? 10.3% डिक्लाइन। लेकिन अप्रैल में यही डिक्लाइन 12.6% था। तो हाँ भाई, थोड़ी रिस्पाइट है। अप्रैल के रिस्पेक्ट में मई 2023 का जो एक्सपोर्ट है वो केवल 0.8% बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज तो हमारे यहां पे समझ में नहीं आ रही है। इंपोर्ट्स की अगर आप बात करो तो भैया अप्रैल 2023 के रिस्पेक्ट में मई 2023 में इंपोर्ट्स 13.8% बढ़े हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो मतलब अप्रैल के इंपोर्ट्स रिवाइज होकर कितने बताए जा रहे हैं? $50.15 बिलियन और मई के कितने बताए जा रहे हैं? $57.1 बिलियन। हाँ, ये अगर आप देखो तो जो ट्रेड डेफिसिट था अप्रैल में वो लो पहुंच चुका था। पिछले कई महीनों में वो था $15.46 बिलियन, लेकिन इस बार वो क्रॉस कर गया है, $20 बिलियन पहुंच गया है लगभग $22.1 बिलियन पे। तो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है। इस प्रकार के स्टैटिस्टिक हर महीने आते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में कभी भी इनके नोट्स बनाने को आपको नहीं बोलता हूं, कोई जरूरत नहीं है खासकर। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में एक न्यूज है। वैसे तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उस रिस्पेक्ट में न्यूज यही है कि तो भैया दिल्ली में एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग काफ़ी कंजेस्टेड तरीके से ऑपरेट कर रही है, ऐसा यहाँ पे बोलना है। 200 से 250 स्टूडेंट्स थे उस बिल्डिंग के अंदर जब ये फायर लगी। बहुत से बच्चों का बोलना था कि ओवरऑल बैठने की कैपेसिटी केवल 100 बच्चों की थी, लेकिन 200 से 250 बच्चे ठूस चुके थे। तो इस प्रकार से एक रस्सी के थ्रू बच्चे यहाँ पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये तीसरे फ्लोर से नीचे उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही रिस्की अफेयर था। यहाँ पे जान पे बात आ गई थी। मैं यही बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में चीजें उतनी सीरियस नहीं हुई जितनी सीरियस हो सकती थी। अमूमन इस प्रकार के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हमने पिछले कुछ 1-2 सालों में देखा है कि कोविड वार्ड में आग लगी, इस प्रकार की जब आगे लगती हैं तो कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एफआईआर फाइल की गई है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 336 नेग्लिजेंस, सेक्शन 337 इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ, सेक्शन 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ, सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ठीक है, 200 से 250 लोग। इस प्रकार के सेक्शंस आपके काम तब ज़्यादा आएंगे जब आप पुलिस की किसी सर्विस में पहुंच जाओगे, चाहे आईपीएस हो जाओ, चाहे आप इंस्पेक्टर हो जाओ, चाहे सब इंस्पेक्टर हो जाओ, चाहे हवलदार हो जाओ। उस समय पे आपको ये सेक्शंस पता होने चाहिए। मुखर्जी नगर की यह घटना है। बहुत सारे बच्चे ओवरऑल अपने ऑडियंस को यहाँ पे बता रहे हैं। तो इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखिए सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर लो, कॉन्फ्रेंस हॉल की बात कर लो, ओवरऑल बहुत सी ऐसी जगहों पे सेफ्टी नॉर्म्स को रेगुलरली वायलेट किया जाता है। और जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ही एंट्री एक ही एग्जिट था,
यहाँ पे कोई भी आपका फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जबकि इससे पहले फायर एक्सटिंग्विशर के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की जा चुकी थी। बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टारगेट होता है कि बच्चों को भर लो अंदर और पढ़ाने लगो, खचाखच एकदम कोचिंग बढ़ी हुई होती है। एक क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके, अपने रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन अगर ऐसी किसी क्लास में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे नुकसान भी मैक्सिमाइज हो जाता है। इसलिए प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट के एवेन्यूज़ को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। जो लोग भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा देने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पास में चल रही हैं, इंडिया भर में चल रही हैं, वहाँ पे सेफ्टी ऑडिट्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वन दिल्ली ऐप टू गिव मोर एक्यूरेट बस अराइवल इन्फॉर्मेशन। देखिए, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को किसी आप सोशल वेलफेयर के पेपर में, जीएस पेपर 3 में कोट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 2 में, बहुत जगहों पे कोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हुआ क्या है, दिल्ली के अंदर जो बस है उनके रिस्पेक्ट में एक ऐप है वन दिल्ली ऐप। अभी के लिए अगर वन दिल्ली ऐप की बात की जाए तो फिगर्स ये बोलते हैं कि 1.5 लाख लोग इस पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल करते हैं। ओके, सॉरी, 2 लाख से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग इस पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल करते हैं टिकट खरीदने के लिए बसों की, और लगभग 30,000 लोग इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रिप्स को प्लान करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ऐप का अच्छा खासा यूजेज है अगर 2 लाख से ज्यादा इसके एक्टिव कंज्यूमर्स हैं। अब खास बात दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर ऐप में आप बस का टाइम देख सको। मैं दोस्तों इंडिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, इनफैक्ट चेन्नई जैसों में भी कई बार हमने ये देखा है कि बस वगैरह की टाइमिंग्स यूट्यूब, ये गूगल में आ जाती हैं। लेकिन जब कभी आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डबलिन गया था जब, तो डबलिन के अंदर उनकी खुद की एक ऐप है। उस ऐप पे आपको अपडेटेड बिल्कुल बस के टाइमिंग्स नजर आएंगे, और उसके साथ साथ हर बस स्टेशन पे एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है। वहां पे उस डिजिटल बोर्ड पे बस की टाइमिंग और वो बस का डेस्टिनेशन लगातार फ्लैश होता रहता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कुछ इस प्रकार से बना के रखा गया है कि इस प्रकार के डिजिटल बोर्ड्स हर बस स्टेशन पे लगे हुए हैं, और इन डिजिटल बोर्ड्स पे जो इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे हो रही है और आपकी ऐप में जो इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे हो रही है वो लगातार आपस में सिंक्रोनाइज हो रही है। तो बीच में अगर ट्रैफिक की वजह से बस डिले हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन डिजिटल बोर्ड्स पे डिस्प्ले हो जाएगा। समझ के, अब ऐसा ही कुछ दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। वैसे जो वन दिल्ली ऐप है, इसको 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू बाय टिकट्स एंड पासेस ऑनलाइन, लोकेट बसेस एंड ईवी चार्जिंग पार्ट्स, ठीक है ना। बट क्या था कि टिकट वगैरह ठीक से खरीदे जा रहे थे, बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही थी, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ओवरऑल अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर ऐप प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रही थी। क्योंकि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को कैलकुलेट करने के लिए ये पर्टिकुलर ऐप सिर्फ बस की स्पीड को कंसीडर कर रही थी, लेकिन सिर्फ बस की स्पीड को कंसीडर करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको ट्रैफिक को भी कंसीडर करना पड़ेगा। गूगल पे आप देखते हो ना कि अगर आपने गूगल मैप्स को ऑन किया, जीपीएस ऑन किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सारे कंडीशंस को मॉनिटर करते हुए, इंक्लूडिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करते हुए, गूगल आपको बताता है कि हाँ भाई इस जगह से उस जगह जाने में इतना समय लगने वाला है। तो कुछ इसी प्रकार की अप्रोच को यहां पे ये पर्टिकुलर वन दिल्ली ऐप इस्तेमाल करेगी, ताकि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेट बैठ जाए। और आगे आने वाले समय आप देखोगे कि गूगल अपने एपीआई को इस वन दिल्ली ऐप के साथ लिंक कराएगा, तो गूगल के अंदर भी दिल्ली की बसों के आने वाले टाइम को आप एक्यूरेटली देख पाओगे। यही तो होता है जब कोई लोकल बस ऐप या लोकल ट्रांसपोर्ट की ऐप ओवरऑल इस प्रकार के सिस्टम का इजाद करती है, तो बाद में गूगल उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके उसके एपीआईज को गूगल के साथ सिंक्रोनाइज करके गूगल के भी बस के और ट्रेन के आने जाने के टाइम को सिंक्रोनाइज कर देता है, मैच करवा देता है। बहरहाल वो बात की बात है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ओवरऑल एकदम एक्यूरेट करने के लिए ओवरऑल वन दिल्ली ऐप में सिस्टम्स को चेंज किया जा रहा है दिल्ली की सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो सोशल वेलफेयर के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बाय हेल्थ के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीजिंग इन इंडिया। भाई देखिए, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इस बात को दिए जा रहे हैं कि क्या प्रेवलेंस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इंडिया में। ये सीधे सीधे किसी न्यूज से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब किसी करंट की न्यूज से, बट हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं कि भाई किस हद तक इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रहे हैं, तरखाट मचा रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो आज की डेट में नए नेशनल एस्टिमेट्स आए हैं डायबिटीज और अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो ये पता चला है कि 2019 से 21 के टाइम पीरियड में 31 मिलियन और इंडियंस डायबिटीज की चपेट में आ गए। 31 मिलियन मतलब 3 करोड़ 10 लाख इंडियंस,
डायबिटीज की चपेट में आ गए। 2021 की स्टडी ये बताती है कि इंडिया में 101 मिलियन लोग, 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 13 करोड़ 60 लाख लगभग लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। उसके साथ साथ 31 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, 25 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो जनरलाइज्ड ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, 35 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जो एब्डोमिनल ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, 21 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया से सफर कर रहे हैं, मतलब इनकी आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो जाता है और जब आर्टरीज के अंदर फैट जमा है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 18 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल से सफर कर रहे हैं। समझ गए? तो बेसिकली जो 2021 की स्टडी है ये कुछ एक दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में नहीं हुई है। इसके लिए डेकेड लॉन्ग नेशन वाइड स्टडी कंडक्ट की गई। इसको स्टडी को फंड किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इस स्टडी को कोऑर्डिनेट किया है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने और रिजल्ट्स इसके पब्लिश होंगे लैंसेट डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में। तो ये स्टडी पहली कॉम्प्रिहेंसिव एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च पेपर है जिसमें 31 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स और मतलब 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के पार्टिसिपेंट्स थे। सैंपल लोगों का साइज जिनके ऊपर स्टडी कंडक्ट की है ये वो है 1,13,043 लोग। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर स्टडी में दो ट्रेंड्स देखने को मिले। पहला ट्रेंड क्या है? डायबिटीज एंड अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड डिसलिपिडीमिया आर मच मोर कॉमन देन एस्टिमेटेड प्रीवियसली इन इंडिया। मतलब पहले जितना हम समझते थे कि हाइपरटेंशन डायबिटीज एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर, एक्चुअली में उससे बहुत बड़े स्केल पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा, while urban regions had higher rates of all metabolic NCDs than rural areas with the exception of pre-diabetes, rural area will see a diabetes explosion in next 5 years if left unregulated। तो ऐसा अमूमन समझा जाता है कि अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी अनहेल्दी होती, रूरल इलाकों में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली हेल्दी होती है। तो आगे अभी के लिए तो कुछ सिचुएशन ऐसी जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब कि ओवरऑल आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है या ब्लड प्रेशर हाई है या फिर कह लीजिए हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की बीमारियों के चांसेस अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा हैं। बट आगे आने वाले समय में अगर प्रॉपर तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को मॉनिटर नहीं किया गया तो रूरल इलाकों में भी डायबिटीज़ बहुत ज़बरदस्त स्पीड से फैलेगी। फिर इस स्टडी ने इंटर स्टेट और इंटर रीजनल वेरिएशंस भी बताए हैं। डायबिटीज प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोवा, पुदुचेरी, केरला में, ये डेवलप्ड राज्य माने जाते हैं। जबकि प्री डायबिटीज सिक्किम में प्रेवलेंट है। हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा पंजाब में है। जनरलाइज्ड ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी ये सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में है। केरला में सबसे ज़्यादा हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। सबसे लो प्रेवलेंस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है यूपी, मिजोरम, मेघालय, झारखंड में। तो जो क्रॉस सेक्शनल पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे हुई है ना एडल्ट्स की 20 साल से ऊपर की, ये बेसिकली एक स्ट्रैटिफाइड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग डिजाइन को फॉलो करती है। टाइटल है मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया, द ICMR इंडिया नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो बेसिकली ये जो डायबिटीज एपिडेमिक है, देखा जाए तो हमारे देश के डेवलप्ड स्टेट्स में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में ये बढ़ता ही हुआ नज़र आ रहा है और आगे आने वाले समय में ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्रिएट कर सकता है अगर लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस को नहीं बदला और अगर सरकार ने सही समय पे इंटरवीन नहीं किया। तो अगर आप देखो तो पिछले 4 सालों में इंडिया ने सब्सटेंशियली ऐड किया टू इट्स बर्डन ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंसिव पर्संस विद जनरलाइज्ड एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी। भाई देखिए क्या है, आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ अल्टरिंग मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग स्ट्रोक्स ये क्यों बढ़ रही हैं? भैया सरप्लस फूड अवेलेबल है, लोग जंक फूड खाते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, लैक ऑफ स्लीप से तो मैं ही सफ़र कर रहा हूँ, मैं बाकियों की क्या बात करूँ। फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, दिन भर टेंशन है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके NCD के चांसेस को बढ़ा देती। तो हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। 4 मेजर प्रकार के NCDs को आइडेंटिफाई किया गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर्स, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज़। इसके लिए 4 बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स हैं: अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यूज़ ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। तो अगर इनमें से किसी में आप इन्वॉल्व हो तो कम करिए, हेल्थ प्रमोशन इनिशिएटिव्स को फॉलो करिए, अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए फॉर प्रिवेंटिंग अर्ली डायग्नोसिस, मतलब प्रिवेंशन होना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए, रेफरल्स होने चाहिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी में। NCD का अगर आपको इम्पैक्ट लग रहा है उसको सही समय पे टैकल करना ज़रूरी है, सही समय पे हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है भाई, अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी में
कह लीजिए ये न्यूज़ आपको काम आएगी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड ये न्यूज़ है। इंडिया टू बाई 31 MQ-9 रीपर UAVs। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इंटरनल सिक्योरिटी कैसे? जी हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आएगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये ड्रोन्स ऑब्वियस ही बात है सिर्फ फॉरेन कंट्रीज के ऊपर सर्वेलेंस में काम नहीं आते हैं, ये इंटरनल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए भी काम आते हैं। मणिपुर के इलाके में कितनी टेंशन है, तो इन टेंशन को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जिन इलाकों में डिस्टर्बेंस है वहां पे क्या हो रहा है ये आप ड्रोन से मॉनिटर कर सकते हो। तो भैया होने ये वाला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाने वाले हैं यूएस में। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने थर्सडे को अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। जनरल एटॉमिक नाम की जो कंपनी है यूएस की, उससे हम ये 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने वाले हैं। इसके लिए डिफेंस सोर्सेज ने कंफर्मेशन दे दी है। फाइनल अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से आना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पीएम की विजिट से पहले आ ही जाएगा। बेसिकली इस MQ-9 को खरीदने का प्रपोजल बहुत लंबे समय से चल रहा है। एक लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का बहुत लंबे समय से ये एजेंडा था। ओके, हाँ, कुछ इस बात को लेकर ज़रूर बातचीत थी कि भैया ये जो पर्टिकुलर ड्रोन्स हैं ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। $3 बिलियन की कॉस्ट पे ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं। बाकी कंट्रीज से ऑब्वियसली बात है ये ड्रोन्स सस्ते अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ईरान के जो कामिकाज़ ड्रोन्स हैं जिनको रशिया ने खरीदा था वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये यूएस के जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे। इनफैक्ट अगर ड्रोन्स इंडिया रशिया से प्रोक्योर करता है वो भी सस्ते पड़ेंगे, इसराइल से प्रोक्योर करता है वो भी यूएस से तो सस्ते ही पड़ेंगे, लेकिन यूएस के ड्रोन्स बहुत महंगे हैं। ये जो 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं ड्रोन्स, इसमें से 15 नेवी के लिए हैं, 8 आर्मी और एयरफोर्स के लिए, मतलब 8 आर्मी 8 एयरफोर्स 15 नेवी, तो टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। उसका रीजन ये था, पहले देखिए क्या है, 30 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदे थे जिसमें 10 आर्मी 10 नेवी 10 एयरफोर्स के लिए। लेकिन चूंकि नेवी को इस समय पे इन ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस नेवी करती है। मैरीटाइम इलाकों में सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। अभी के लिए मैरीटाइम इलाकों में सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग करता है P-8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट। लेकिन पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इस प्रेशर को थोड़ा डाइवर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए ओवरऑल ये MQ-9 UAV ड्रोन्स काफी काम आएंगे। P-8I को उड़ाने के लिए पायलट्स भी चाहिए, इन MQ-9 को उड़ाने के लिए पायलट भी नहीं चाहिए। तो डील प्रोग्रेस में है और जल्दी ही ओवरऑल यहाँ पे ये एक्विजिशन किया जाएगा। ओके, वैसे देखा जाए तो जनरल एटॉमिक्स अभी के लिए कुछ UAVs को इंडिया को लीज पे भी दे चुकी है। पिछले 2 सालों में इन UAVs ने 10,000 फ्लाइट वर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। 14 मिलियन स्क्वायर माइल्स का इलाका, ऑपरेटिंग इलाका भी कवर किया है इंडियन नेवी ने इसी MQ-9 की मदद से। उसके साथ साथ MQ-9 के इंजन को बनाने के लिए जनरल एटॉमिक्स यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि जो टर्बो प्रोपेलर इंजन है MQ-9 के, वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा सके। यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भले ही ना हो रही हो, लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल ये एक इकोसिस्टम बनाएगा इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं अगली न्यूज। इंटरनेशनल रिलेशंस में बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 एस नेक्स्ट समिट। देखिए ये सिंपल न्यूज है यूपीएससी में 1 लाइनर के लिए या फिर किसी एसएससी या पीसीएस टाइप के पेपर में 1 लाइनर के लिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके बारे में अक्सर कर बात होती जाती है। इसके बारे में बेसिक्स जानने हैं तो बिम्स्टेक में नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएगी। मैंने इस तरीके की बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब अगर आप देखो तो यहां पे बिम्स्टेक में अडॉप्ट किया गया है बैंकॉक विजन 2030। इनफैक्ट इस साल के एंड तक अडॉप्ट किया जाएगा। और इस बैंकॉक विजन 2030 को इंडिया ने नहीं सामने रखा है, इसको सामने रखा है भाई थाईलैंड ने। अगर आप थाईलैंड की बात करो तो इस समय पे थाईलैंड इज द चेयर of BIMSTEC. So Thailand has put forth the Bangkok Vision 2030 which seeks to propel BIMSTEC region towards a region that is prosperous, resilient and open, moving us in a forward looking trajectory. ठीक है भाई, सस्टेन्ड एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, ऐसा थाईलैंड के वाइस फॉरेन मिनिस्टर विजयवत इसराखा भाकड़ी का बोलना है। नाम अगर आपको याद ना रहे तो भी चलेगा। ओवरऑल भाई ये जो बैंकॉक विजन है वो बिम्स्टेक की ओवरऑल रीच को बढ़ाना चाहता है। बिम्स्टेक के बेसिस पे पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल रीजन को प्रॉस्परस बनाना चाहता है, रेजिलिएंट बनाना चाहता है, ओपन बनाना चाहता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कंट्रीज के सिंक्रोनाइजेशन की बात करता है और दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो एक एमिनेंट ग्रुप ऑफ पर्संस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जितने भी 7 सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिम्स्टेक आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं, इनको मॉनिटर करना, प्रोग्रेस को समय समय पे डॉक्यूमेंट करना वगैरह वगैरह।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया बैंकॉक विजन 2030 ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है? आपको ऑप्शन दे देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको ऑप्शन दे देगा आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बिम्स्टेक लिखा होगा, तो आपको पता है आपको आंसर यहाँ पे क्या मानना है। कौन कौन है बिम्स्टेक के अंदर? तो BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, उसके साथ आप जोड़ लो म्यांमार को, श्रीलंका को और थाईलैंड को। ठीक है, तो ये आ जाते हैं बिम्स्टेक के आपके मेंबर्स। पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, याद रखना। आगे, भले पाकिस्तान बिम्स्टेक के कोने पे आ रहा है। साउथ मणिपुर कट ऑफ एज वुमेन लेड विजिलेंट ग्रुप ब्लॉक आर्टेरियल रोड्स। इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मणिपुर के अंदर खासा बवाल मचा हुआ है, ये बात आप जानते हैं। अब परेशानी दोस्तों वहां पे मणिपुर में हुई ये है कि देखिए इलाके बटे हुए हैं। एक इलाका है मीती का जो वैली इलाका है, एक इलाका हिल इलाका वो कुकी जूमी ग्रुप्स का है, और बीच का एक है बफर जोन। बफर जोन में आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय करके रखी गई हैं ताकि मणिपुर और कुकी जूमी जोन को सेपरेट करके रखा जा सके। अब यहाँ पे सरकार का वर्जन ये है, आर्म्ड फोर्सेस का वर्जन ये है कि इस कुकी जूमी इलाके में और मेती वाले इलाके में कुछ ऐसे विजिलेंट ग्रुप्स हैं जो जबरदस्ती वायलेंस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो शांति नहीं लाने दे रहे हैं। तो जरूरी यह है कि इन पर्टिकुलर इलाकों में पहुंचाया जाए हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, और इस प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स को चुप कराया जाए, इनको कंटेन किया जाए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस इंसर्जेंसी के चलते जिन लोगों के पास प्रॉपर सप्लाईज नहीं पहुंच पा रहे हैं खाने पीने की, उन तक सप्लाईज पहुंचाया जाए। अभी के लिए एक चीज हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि कुछ इलाकों में वुमेन लेड विजिलेंट ग्रुप सामने आ रहे हैं। उन्होंने 6 आर्टेरियल रोड्स को ब्लॉक कर दिया मणिपुर के अंदर। तो साउदर्न पार्ट जो है मणिपुर का, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच ही नहीं पा रही हैं। कौन सा साउदर्न पार्ट की बात हो रही है? तो बिश्नपुर, चुराचंदपुर, थौबवाल नांगजिंग, थौबवाल यारेपोक, ग्यारीपोक चंद्रकोंग, काकचिंग नामकायन, यूरिपोक, इरोए सेम्बा रोड्स। तो बेसिकली ये रोड्स यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं और वुमेन्स यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। वुमेन के ब्लॉक करने का देखिए एक सिंबल है, सिंबॉलिज्म है। अगर मेल विजिलेंट ग्रुप्स यहां पे आके ब्लॉक करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हो सकती है, और आर्म्ड फोर्सेस से टकराना इतना आसान नहीं है। वुमेन विजिलेंट ग्रुप जब सामने आ जाते हैं ना, तो आर्म्ड फोर्सेस थोड़ा मजबूर हो जाती हैं। अभी के लिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की गई वो ज्यादातर मेन बेस्ड हैं, वुमेन बेस्ड ज्यादा है नहीं। अभी वुमेन सामने धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस जिसमें आदमी खड़े हुए हैं वो लाठीचार्ज नहीं कर सकते। आप वुमेन के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, ये मिसक्रिएंट्स को और वायलेंट फैलाने वाले लोगों को पता है, इसलिए उन्होंने लेडीज को सामने ढाल की तरह खड़ा कर दिया। तो अब इस कंटेक्स्ट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो वुमेन रेजिमेंट्स हैं उनको अर्जेंट बेसिस पे इस पर्टिकुलर इलाके में डिप्लॉय करवा रहे हैं ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज को यहां पे रोका जा सके, ठीक है ना। तो बेसिकली इस ब्लॉकेट्स का एक पैटर्न है, जब भी किसी विलेज या प्रॉपर्टी को टारगेट किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी और उस विलेज के एक्सेस रोड पे 200 से 300 वुमेन आके धरना प्रदर्शन करने लगती हैं, और उन वुमेन के अगेंस्ट लाठीचार्ज करना या वायलेंस करना एथिकली मॉरली करेक्ट है नहीं, इसलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रुक जाती हैं। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी एक्शन लेने से मना करती है। तो एथनिक वायलेंस रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स और वायलेंट ग्रुप्स हैं जो कि ओवरऑल लोगों के एप्रीहेंशंस का फायदा उठा रहे हैं। शांति मणिपुर में स्थापित नहीं हो पा रही है। ओवरऑल जो राज्य के लेवल पे बीजेपी पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो भाग के दिल्ली पहुंच रहे हैं, केंद्र की सरकार से इंटरवीन करने को बोल रहे हैं। अमित शाह जी आए भी थे वहां पे, बट अभी के लिए वायलेंस पूरी तरीके से थमा नहीं है, जारी है। वी कैन जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए ये न्यूज मैंने आपसे डिस्कस की। फिर नेक्स्ट, 80 कास्ट टू बी एडेड टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ये भाई यहाँ पे क्या न्यूज़ है। 2014 में दोस्तों जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय पे भी 16 कम्युनिटीज को सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में जोड़ा गया था। देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में जोड़ने का फायदा क्या है भाई? एक ही फायदा है, आपको ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसा कि एससी एसटी में होता है वैसे कि ओबीसी में भी होता है कि भाई ओबीसी के अंदर ओवरऑल, ध्यान सुनिएगा, जो स्टेट की लिस्ट है सेंट्रल की लिस्ट है। अगर आपका स्टेट की लिस्ट में नाम है और केंद्र की सरकार वाली लिस्ट में नाम नहीं है, तो राज्य की सरकार के जो भी एग्जाम वगैरह होंगे ना, या जो भी नौकरियां होंगी, उसमें तो आप ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन केंद्र की सरकार पे जो एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अगर केंद्र की सरकार की ओबीसी लिस्ट वाले में आपका नाम नहीं है, तो आपको ओबीसी कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? तो बेसिकली राज्य की सरकार पे जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं, वो लगातार केंद्र की सरकार से डिमांड करती रहती हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, उसमें हमें इंक्लूड करवाइए। अभी के लिए अनाउंसमेंट ये निकल के आया है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही है हंसराज गंगाराम अहीर जी की, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है।
इनका ये बोलना है कि भैया बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है कमीशन के पास कि भैया हमें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आप इंक्लूड करिए। तो सरकार ने डिसाइड किया कि अप्रॉक्सीमेटली 80 और कास्ट को 6 स्टेट्स में सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस में जोड़ा जाएगा और इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से डिस्कशन हो चुका है। एनसीबीसी ऑलमोस्ट इन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर चुका है और उसके बाद ये केंद्र की सरकार के पास जाएंगी अप्रूवल के लिए। ओके, केंद्र की सरकार इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसा बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पोल प्रॉमिस को कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओबीसी कम्युनिटीज को ऐड करना ओवरऑल सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रूलिंग सरकार अपना एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट बता रही है। ऐसी 16 कम्युनिटीज को सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में 2014 में जोड़ा गया था और अब 80 और कम्युनिटीज को यहां पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो 16 कम्युनिटीज को जोड़ा गया था 2014 में, तो वो भाई हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की थी। और अब जो 80 कम्युनिटीज को जोड़ा जा रहा है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की है। तेलंगाना ने भी यहाँ पे मतलब अनाउंस किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी 40 कम्युनिटीज जो कि स्टेट ओबीसी लिस्ट में आती है उनको सेंट्रल लिस्ट में जोड़ा जाए। तेलंगाना की एग्जैक्टली कितनी कम्युनिटीज को सेंट्रल लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, आंध्र प्रदेश वाली लिस्ट को जोड़ा जा रहा है, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा जब फाइनली इनको जोड़ लिया जाएगा। अभी के लिए कुछ कम्युनिटीज की बात की जाए तो तुरुप कापू कम्युनिटी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर रहती है, ये बोल रहे हैं कि भैया इनको सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में जोड़िए। हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि जो माजरा कम्युनिटी रहती है हिमाचल प्रदेश की, वो स्टेट की ओबीसी लिस्ट में, इसको सेंट्रल लेवल की ओबीसी लिस्ट में जोड़िए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि लोधी, लिंगायत, भोयार, पवार, झांसे कम्युनिटीज, इनको भी आप सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में जोड़िए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सिंपल है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 के हिसाब से ये पर्टिकुलर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक पैनल बनाएगा। वो पैनल प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इस बात को पेरूज करेगा कि हाँ भाई, कोई पर्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी जो कि स्टेट की लिस्ट पे आती है, क्या उसको सेंट्रल लिस्ट में जोड़ना चाहिए। इस पर्टिकुलर बातचीत के बाद अगर फाइनल रिपोर्ट पे निकल के आता है कि हाँ भाई जोड़ना चाहिए, तो इस कंटेक्स्ट में होगा क्या कि भाई कैबिनेट ओवरऑल इन एडिशंस को अप्रूव करेगा। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में एक लेजिस्लेशन लाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और फाइनली प्रेसिडेंट को मैटर रेफर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट यहां पे एक ऑर्डर पास करेगा और इन कम्युनिटीज को आपकी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। एक और बात बता दूं, जब बात आती है एससी और एसटी कम्युनिटी की लिस्ट में इंक्लूजन की, फॉर एग्जांपल एससी और एसटी कम्युनिटी का दर्जा मांग रही है मान लो कोई कम्युनिटी, तो उस कंटेक्स्ट में अगर केंद्र की सरकार की जो एससी एसटी लिस्ट है वहां पे अगर जोड़ना है कुछ कम्युनिटीज को, तो उस केस में ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल लगेगा। लेकिन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटीज को लिस्ट में जोड़ने के लिए ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं लगेगा। पहले एनसीबीसी द्वारा बनाई गई एक बेंच यहां पे डिसीजन लेगी, फिर यूनियन कैबिनेट इसके ऊपर अप्रूवल देगा, फिर पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन साइन होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब अप्रूवल देंगे और वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल, कुछ और इन्फॉर्मेशन आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। पहला आर्टिकल, अ मीडिया वॉर विद नो विनर्स। वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, जरूर से कर दीजिए, याद दिला देता हूं। अब यहाँ पे अनंत कृष्णन साहब भी अफेक्टेड हैं, यहाँ पे ओवरऑल ये भी निकाले गए हैं चाइना से इस मीडिया वॉर के चलते। तो ये अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 4 अप्रैल 2023 की सुबह इनको चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कॉल आया कि इनका जर्नलिस्ट वीजा रद्द कर दिया गया है, आप इंडिया से बाहर निकल जाओ। तो पहले तो उन्होंने बताया कि भाई सोचा कि इंडिया चाइना के बीच में रिश्ते कितने खराब चल रहे हैं, फिर इनको समझ में आया कि इनकी खुद की लाइफ भी यहाँ पे इफेक्ट हो गई। ऑब्वियस सी बात है, इनके पेट्स, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बीजिंग अपार्टमेंट में जो सामान है ये सब कैसे जाएगा। और खास बात तो दोस्तों ये है कि अनंत कृष्णन के पास फोन तब आया जब ये बीजिंग के अंदर थे। 2 ऐसे जर्नलिस्ट थे इंडिया के जो इंडिया के अंदर थे, उनके पास वैलिड वीजा था चाइना का, लेकिन जब वो इंडिया में थे तब उनका वीजा कैंसिल हुआ। तो उनको तो इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वो चाइना में जाके अपना सामान पैक करके वापस आ सके। इतनी लेवरेज भी चाइनीज सरकार ने नहीं दी। वैसे मैं बता दूं, 2020 में मोर देन अ डजन चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। और अगर आप बात करो इंडियन रिपोर्टर्स की, तो इंडियन रिपोर्टर्स लगभग 4 थे। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर मीडिया वॉर शुरू हुआ 2017 में। 2017 में ओवरऑल अगर आप देखो तो 3 महीने के वीजा इशू करने शुरू किए भारत सरकार ने। किसको? चाइनीज जर्नलिस्ट को। हुआ क्या था कि जो एक तिब्बतन सेटलमेंट है कर्नाटका के अंदर, उसके अंदर
ये चाइनीज जर्नलिस्ट अपनी आइडेंटिटी को बिना बताए घुस गए। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन नहीं ली, जबकि इनको लेनी चाहिए थी। भारत सरकार को पता चला, भारत सरकार ने उन जर्नलिस्ट को तो निकाल दिया, साथ साथ 3 महीने का वीजा इशू करना शुरू किया। अब जब आपको इतने कम समय का वीजा मिलता है, 3 महीने का वीजा मिलेगा, तब इन चाइनीज जर्नलिस्ट को फ्लैट यहां पर रेंट लेना मुश्किल हो जाएगा, इंप्लॉयज को हायर करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जर्नलिस्ट को अमूमन लंबे वीजा दिए जाते हैं, कम से कम 1 साल का वीजा दिया जाता है, या 2-3 साल या 5 साल का वीजा मिलना बहुत आम बात होती है। आज की डेट में तो यूएस टूरिस्ट वीजा 10 साल का दे देता है लोगों को। तो यहां पे जर्नलिस्ट जो कि लंबे समय तक इंडिया के अंदर रह के कवरेज करने वाला, उसको सिर्फ 3 महीने का वीजा दे रहे हो। फिर आया 2020 में चाइना ने किया इन्ग्रेशन, इंडिया का हो गया दिमाग खराब। 14 चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, एक एक करके इंडिया ने बाहर भगाना शुरू किया। ठीक है, अब जब इंडिया ने एक एक करके बाहर भगाना शुरू किया, 2022 में आ जाते हैं। अब हुआ ये, नवंबर 2022 में चाइना की तरफ से थोड़ा थॉ आया। चाइना ने बोला कि ठीक है भाई, हम इंडियन जर्नलिस्ट को वीजा देंगे। उसकी वजह ये हो सकती है कि 2022 तक जो बाउंड्री नेगोशिएशंस थे वो एडवांस स्टेजेस पे आ चुके थे, और चाइना चाह रहा था कि जितनी जमीन हमने कब्जा ली, इंडिया मान ले कि हाँ भाई उसने कब्जा ली। इंडिया ने माना नहीं, तो चाइना ने सोचा चलो जर्नलिस्ट को वीजा दे देते हैं। इंडिया ने तब भी वीजा देने से मना कर दिया। इंडिया लगातार चाइनीज जर्नलिस्ट के वीजा को कैंसिल किए जा रहा है, और ये मैं बोलूंगा अपने आप में बहुत एग्रेसिव और हार्डलाइन अप्रोच, और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ ये अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 2022 के बाद से भी इंडिया ने वीजा इशू करने शुरू नहीं किए। आज की डेट में हालात ये हैं, केवल एक इंडिया का जर्नलिस्ट चाइना में है, उसका वीजा मंथ के एंड पे एक्सपायर हो रहा है, और वही सिचुएशन इंडिया में, एक चाइना का जर्नलिस्ट इंडिया में, उसका भी वीजा एक्सपायर होने वाला है। तो भाई देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये दोनों जर्नलिस्ट को भी छोड़ना पड़ जाए देश, मतलब चाइनीज जर्नलिस्ट को इंडिया छोड़ना पड़ जाए और इंडियन जर्नलिस्ट को चाइना छोड़ना पड़ जाए। अब ऑथर यहां पे अपना क्या व्यू पॉइंट दे रहे हैं? ऑथर व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि भाई देखिए, जो इंडियन जर्नलिस्ट चाइना के अंदर काम करते हैं, उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टीज के टच में आना बहुत मुश्किल है। जी जिनपिंग के एरा में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो फॉरेन जर्नलिस्ट से ज्यादा बातचीत करते नहीं। तो नो डाउट जर्नलिस्ट बड़े जो आप कह लो मीडिया पॉलिटिशियंस हैं, उनके टच में नहीं आ पाते। लेकिन जर्नलिस्ट का काम केवल पॉलिटिशियंस के टच के आना नहीं है। जर्नलिस्ट का काम यह है कि वो ऑर्डिनरी लोगों से बात करें, उस देश के कंपनी एग्जीक्यूटिव से बात करें। जब ओवरऑल 2 कम्युनिटीज के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, तब मिस परसेप्शन आ जाता है। ठीक है, यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि बहुत से चाइनीज जर्नलिस्ट जो इंडिया के अंदर रह के वापस चाइना में गए, उन्होंने चाइना में जाके लगातार लोगों को बोला कि क्लोजर टाइज जरूरी है इंडिया के साथ, इंडियन फिल्म्स और कल्चर क्लब्स को चाइना में प्रमोट करना चाहिए। मतलब बेसिकली जब दोनों देशों के जर्नलिस्ट दूसरे देश में प्लेस्ड होते हैं, तो डेफिनेटली वो वापस अपने देश में जाके जिस देश में वो प्लेस्ड थे उसका पॉजिटिव परसेप्शन फैलाते हैं। तो यहां पर ऑथर ये बोल रहा है कि जो चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर पहले रहे हैं, जब वो वापस चाइना में गए, उन्होंने इंडिया का एक पॉजिटिव परसेप्शन पोर्ट्रे किया चाइना के अंदर। तो इससे क्या है कि जो डिस्टेंसेस है 2 कंट्रीज के बीच में, वो कम होते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हटा दोगे तो ये डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर अगले 2 आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना। लॉ कमीशन ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर लेके आया जा सकता है। डिसीजन क्या लिया है? बेसिकली जो 22वां लॉ कमीशन सेटअप किया गया है, वो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बातचीत करेगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर लेके आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है, तो लॉ कमीशन 22वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे हो सकता है प्रेजेंट सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की बात करे। अब 21वें लॉ कमीशन ने क्या बोला था? 21वें लॉ कमीशन ने भी एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था 2018 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, और उस समय पे 21वें लॉ कमीशन ने एक मैच्योर अप्रोच दी थी। यहां का ऑथर ऐसा बोल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी के लिए नेसेसरी नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। बेटर ये रहेगा कि इंडिया के अंदर जो पर्सनल लॉज है उनको रिफॉर्म किया जाए। इन पर्सनल लॉज में जिस प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन अवेलेबल है उसको एलिमिनेट किया जाए, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज को सीधे सीधे लाना जरूरी नहीं है। जैसे कि सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेम सेट ऑफ लॉज हर रिलीजन के लोगों को अफेक्ट करें, ये अभी के लिए मेरे के मत आओ, जो कि फिर एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी टाइप का और आउट ऑफ बॉक्स टाइप का स्टेप हो जाएगा। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी नाराज हो सकती है और काफी बवाल हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सोशल कोहेजन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बेटर ये रहेगा कि पर्सनल लॉस को पीसमील बेसिस पे आप रिफॉर्म करो। ये 21वें लॉ कमीशन ने बोला था 2018 में, लेकिन 22वां लॉ कमीशन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के टॉपिक को नए सिरे से पढ़ रहा है और नए सिरे से ये बोल रहा है कि भाई देखिए,
2018 में जब 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तब कंडीशंस अलग थी, सोशल फैब्रिक अलग था। अब 2023 में कंडीशंस अलग हैं, सोशल फैब्रिक अलग है। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉज लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। तो क्या इस सोसाइटी के लिए सिंगल सेट ऑफ रूल्स लॉज सही रहेंगे? अंबेडकर साहब की बात करें तो अंबेडकर साहब ने बोला था कि जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है, लेकिन ये वॉलंटरी होना चाहिए, आप किसी के ऊपर इंपोज मत करो। इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बात है, ये पर्टिकुलर मुद्दा धर्म से जुड़ जाता है, तो माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर ये फीलिंग ना आए कि रिलीजियस बिलीफ्स उनके वॉयलेट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर चीज को थोपा जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्टिव, एक स्टेप ये भी हो सकता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के बजाय पीस मील लॉज लेके आइए। जैसे फॉर एग्जांपल, हर धर्म के अंदर 18 साल से कम की लड़की की शादी नहीं होगी, तो इस प्रकार के लॉज बना के आप ज्यादा सोशल कोहेजन ला सकते हो। सीधे सीधे रेवोल्यूशनरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर सकता है। फिर नेक्स्ट, कल्चर शिफ्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस हफ्ते अनाउंस किया है कि ये फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर लेगा। 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनेस्को से बाहर निकल गए। तो देखिए, 2011 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग बंद कर दी थी यूनेस्को की, 2017 में ट्रंप ने यूनेस्को छोड़ दिया। अब यूएस यहां पे यूनेस्को में वापस आ रहा है। वजह क्या है? एक और वजह बताई जा रही थी 2017 में यूनेस्को छोड़ने की, वो ये थी कि यूनेस्को बहुत हद तक एक एंटी इजराइल बाइस रखता था, और इजराइल यूएस का दोस्त है, इजराइल आज भी यूएस का दोस्त है। लेकिन शायद यूएस यहां पे यूनेस्को इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि यूनेस्को के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है, और यूनेस्को के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेसिटी को चाइना बढ़ा रहा है। और चाइना के रिस्पेक्ट में जो पैरानोया है यूएस का, इसी रिस्पेक्ट में यूएस अब मल्टीलेटरिंग ग्रुपिंग्स का पार्ट बन रहा है, फिर चाहे वो आपका यूनेस्को हो, फिर चाहे वो आपका डब्ल्यूएचओ हो। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग की बात की जाए तो एक समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को बंद कर दिया था। यह बात है 2020 की, ठीक है ना। यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया था। ट्रंप एरा के समय पे व्यू ये था कि भैया यूएस क्यों डिसएडवांटेज उठाए जब आज की डेट में चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। मतलब ये अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने को तैयार नहीं है। फाइनली जो बाइडेन के अंदर थोड़ी बुद्धि आई और वो यूएस को वापस डब्ल्यूएचओ के अंदर लेके आए, क्लाइमेट ट्रीटी के अंदर लेके आए। तो डेफिनेटली यहां पे जो यूनेस्को के अंदर और बाकी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूएस री एंट्री मार रहा है, वो अपनी एथिकल मोरालिटी को लेकर और अपने व्यू पॉइंट को सही करने को लेकर नहीं मार रहा है, वो चाइना के पैरानोया से मांग रहा है। इन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में चाइना का इन्फ्लुएंस एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ जाए और यूएस का इन्फ्लुएंस एक लिमिट से कम ना हो जाए, इसीलिए ये री एंट्रीज यहां पे मारी जा रही है। और फाइनली जम्प स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइप्स। भाई देखिए, यहाँ पे वो सारे आप कह लो इनिशिएटिव्स बताए जा रहे हैं जिनके बेसिस पे इंडिया और यूएस के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इंडिया आए थे 4 से 5 जून और मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत करके गए, एडवांस कोऑपरेशन क्रिटिकल डोमेन्स में करने के ऊपर बातचीत करके गए। फिर चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हो, जो कि एज अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया था मई 2022 में। तो बेसिकली रोड मैप यहाँ पे ये है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर प्रमोट की जाएगी थ्रू ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और यहां पे इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेगा और इसमें यूएस इंडिया की मदद करेगा। ठीक है ना। जो विजिट थी यहां पे, इसके 2 इंपॉर्टेंट लेग थे, एक था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक था ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन। तो यहां पे स्टेप्स लिए गए टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग अ रोड मैप टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्री। द रोड मैप एम्स टू एक्सपेडिट क्रूशियल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इनिशिएटिव फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बिटवीन द डिफेंस सेक्टर्स ऑफ 2 कंट्रीज। यहां पे एक और नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंडस एक्स। ये प्रोवाइड करेगा न्यू इंपेटस टू डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम 2022 में साइन किया गया, जो प्रॉमिस करेगा इनहैंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन द स्पेस सेक्टर। फर्दर न्यू एरियाज डिफेंस स्पेस एक्सचेंजेस में आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। यूएस स्पेस कमांड इंडिया के डिफेंस स्पेस एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया गया है। 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स यूएस इंडिया के साइन कर चुका है। कौन कौन से फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं ये, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, लमुवा। बाकी कौन कौन से हैं, कॉमकासा, और 2 कौन कौन से बताओ। फिर भाई अप्रैल 2022 में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, जहां पे यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी। बेसिकली ये बातचीत रिपब्लिक ऑफ चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को लेके है, रशिया के एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स यूक्रेन को लेके है, ट्रांसनेशनल इश्यूज जैसे टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज को लेके, नेशनल सोवरेनिटी को लेके, वगैरह वगैरह। चाइना की जो मिलिट्री पावर रिपोर्ट आई 2022 में यूएस के द्वारा, ये बोला गया कि पीपल लिबरेशन आर्मी के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है बाय शिप्स।
इंडो पैसिफिक रीजन में आगे आने वाले समय में चाइना अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा। तो यूएस इंडिया अगर कॉपरेशन करते हैं तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में चाइना के इन मूव्स को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। ये जो इंडिया यूएस का डिफेंस इकोसिस्टम है, ये नो डाउट इंडिया के डीटीटीआई सेक्टर को एक पुश देगा। डीटीटीआई मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये बेसिकली एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। अब बेसिकली इसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स आगे आने वाले समय में पोटेंशियल लगता है कि इंडिया और यूएस के डिफेंस बायलैटरल पार्टनरशिप को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इन सब चीजों को पुश मिलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार 22 जून को यूएस जाएंगे। तो स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लेट्स सी यूएस कितना हमको देना चाहता है अपनी टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, पैसे के रिस्पेक्ट में, और वो बदले में इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करता है, और इंडिया यहाँ पे इन नेगोशिएशंस में किस हद तक अपने ओरिजिनल स्टैंड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ओवरऑल फ्यूचर कोर्सेज के लिए। जल्दी ही इसी संडे को मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा, और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें इस पर्टिकुलर लेक्चर की यूट्यूब को एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।